नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हम बहुत भाग्यशाली हैं, मैं कहूँ खुशकिस्मत है कि हम हिंदुस्तान जैसे एक मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ इतिहास सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है वो इतना दिया है कि अगर हम उसे पढ़ें समझें तो अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, अपने आप को हम इस काबिल बना सकते हैं कि उस इतिहास को पढ़कर भी हम अपने आप में एक कहते हैं ना कि खुद के अंदर इतिहास रच सकते हैं। और जो इतिहास रचते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि अपने साथ साथ अपने शहर को, अपने लोगों को, अपने मुल्क का नाम आगे लेकर आते हैं। और अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के चाहे जायके की बात करें, चाहे कपड़ों की बात करें, जुमा की बात करें, या हम बात करें कि उसके इतिहास की, या बात करें हम उर्दू की या शायरी की बात करें, यहाँ गलियों की बात करें, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जो जानता है हिंदुस्तान की गलियों को, जो हिंदुस्तान को जानता है, जब बात लखनऊ की आता है तो अदब से कहता है कि बहुत भाग्यशाली, बहुत खुशनसीब वो लोग हैं जो लखनऊ में रहते हैं। तो लखनऊ की एक कहते हैं कि एक सिलसिला चला आ रहा है कि जहाँ पर आपको खाने को अच्छा मिलता है, बातें अच्छी होती हैं, उर्दू का जायका अच्छा है, उर्दू की एक होती नहीं कि बात करने का एक लहजा है, बहुत खूबसूरत होता है। हम बात करें, अगर एक कहावत कही जाती है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ कवि पहुँच सकता है तो वहाँ हर चीज़ पहुँच सकती है। इस इतिहास की बात करें, जिसमें इतिहास लिखते हैं वो लेखक हैं। इन लेखकों की बहुत लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के दिलों में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इतना सब हासिल कर लिया कि जो आज के युवा जिस उम्र में बाहर साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, रील्स देख रहे हैं या अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने एकांत में जाके अपने उस समय कैरियर स्टार्ट किया जब बच्चे लोगों के साथ बाहर फैमिली के साथ आउटिंग के लिए, फिल्मों के लिए जाना चाहते थे। लेकिन उस इंसान ने 14 साल 13 साल की उम्र से ही अपने आप को इस काबिल बना लिया कि उसकी पहली किताब जब रिलीज हुई तो वो इंसान मात्र 14 साल का था। वो बच्चे की जो किताब रिलीज हुई, आसपास फैमिली के लिए तो बहुत गर्व की बात थी, लेकिन आसपास जितने लोग उन्हें जानते थे कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी गर्व की बात थी। 14 साल के बच्चे की उर्दू में किताब रिलीज हुई, बहुत बड़ी थी। आज हमारे साथ हैं मिर्जा शफीक। शफीक जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। हम बात कर रहे हैं आपके बचपन की, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, हम बात कर रहे हैं उर्दू की, हम बात कर रहे हैं उर्दू में जो मिठास है उसकी। तो आपकी बात ना हो, आपने बहुत कम समय में हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा। आने वाली जो जनरेशन है वो आपसे बहुत कुछ सीखेगी। तो इस समय आप हमारे साथ हैं, हमारी जनता आपको देख रही। हम बात करने जा रहे हैं आपकी, जिसमें हम आपके बचपन की बात करेंगे, आपके बड़े होते और आपके कैरियर की बात करेंगे। सर, तो पहले आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सर, मैं हंगामा टाइम्स का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। आपने जो उर्दू अदब के हवाले से गुफ्तगू की और हमारे बचपन के ताल्लुक़ से जो ज़िक्र किया अभी, तो मैं ये अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि जैसा कि आपने बताया भी अभी नाज़रीन को कि 14 साल की उम्र में मेरी पहली किताब आई थी, उसका नाम था खिराज हयात। और मुझे बचपने से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था और किताबें ही मेरी एक तरह से मोहब्बत थी। मुझे किताबों से बेइंतहा मोहब्बत है और मेरे पास तकरीबन मेरी लाइब्रेरी में आज की तारीख़ में 15,000 के करीब किताबें हैं और दुनिया भर से मुख्तलिफ़ ज़बानों की किताबें मेरे पास आती हैं। खाली उर्दू ही की किताबें मेरे पास नहीं हैं और अदर्स लैंग्वेजेस भी हैं और वो सब के लिए मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। सर, मैं डॉक्टर शफीक को मैं बचपन में ले जाना चाहूँगी। जो सिर्फ वहाँ डॉक्टर नहीं थे, आप सिर्फ शफीक थे अपनी फैमिली के लिए, तो कुछ उपनाम से भी जानते हैं फैमिली वाले आपको? नहीं, मेरा ये शफीकी के नाम से मुझे सब है। अच्छा सर, तो फैमिली में जब पता चला कि जैसे होता है कि सबको था मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, फैमिली में था कभी?
नहीं, फैमिली में तो देखिए ये किसी ने सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा, और वो चाहते भी नहीं थे हमारे फैमिली वाले कि मैं इधर जाऊं। मेरे भाई बड़े वाले मुझसे डॉक्टर हैं, तो वो चाहते थे मैं भी यदि मेडिकल साइंस वगैरह की तरफ जाऊं, लेकिन मेरा रुझान शुरू से अदब की तरफ था, और एज ए ओरेटर और एज ए राइटर ही मैंने अपने जहन को बचपन ही से तैयार किया था, और मैं उसी फील्ड में आया, और आपकी दुआओं से मैंने अपने दोनों में पहचान बनाई। शुरुआत कैसे की, मैं जानना चाहूँगी। किस होते नहीं कि हम अपना कैरियर तब चुनते हैं कि या तो फिर हमने उससे गुजरा हो या देखा हो या महसूस किया हो, तो आपका रुझान जो उर्दू शायरी की तरफ आया, लुप्त हो रही थी सर तब भी, अब तो तब भी कुछ लोग अब जानने लगे हैं। जिस दौर मुझे लगता है आपने शुरू की थी तो वो मध्यम दौर था सर, ना ख़त्म हो रही थी ना शुरू हो रही थी, लेकिन आपका रुझान उस तरफ कैसे गया? देखिए, मैंने जो अपने आसपास का माहौल देखा, और जब हमने आंखें खोली तो वो आज़ादी के बाद का ज़माना था, और हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में तक़सीम मुल्क के जो असरात थे, जो पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, और फिर टूट के बांग्लादेश बना, तो अपने मुल्क को टूटते बिखरते हुए तो हमने नहीं देखा है, मगर टूटते बिखरते जिन लोगों ने देखा है उनसे उस वक्त के कर्बनाक हालात सुने हैं, और उसके जो असरात हमारी जनरेशन पे पड़े, ख़ुद हम पे पड़े, उसको महसूस किया है हमने कि जब दो मुल्क टूटते हैं या मुल्क जब दो हिस्सों में बंटता है तो उसके बाद के जो असरात जनरेशन पे पड़ते हैं वो क्या होते हैं। तो वो जो मसाइल थे, जिन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे थे, और हमारे दरमियान में आपस में नफ़रतें पैदा कर दी गई थी, अंग्रेज़ों ने जिस तरह से बंटवारा किया और वो नफ़रतें हमारे यहाँ छोड़ के गए, उन नफ़रतों के जो असरात पैदा हो रहे थे वो सारी चीज़ें हमने बहुत करीब से देखी। तो हमें महसूस हुआ कि ऐसे ज़माने में जब लोग नफ़रतें फैला के गए हमारे मुल्क में, तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हिंदुस्तान की बुनियादी पहचान और शनाख्त है पूरी दुनिया में, जो हमारी बरसों पुरानी तहज़ीब है, जो संस्कृति है हिंदुस्तान की, वो मोहब्बत की है, और जो मुश्तरका कल्चर जिसे हम कहते हैं कि हमने ज़िंदगियों को साथ में मिल के गुजारा है। बहुत सारे मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं और बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग मोहब्बतों से हमेशा से रहते आए हैं। और सबसे बड़ा सबूत ये है इसका कि 1400 साल पहले जब करबला का वाक़या हुआ था, जो इराक़ की सरज़मीन पे हुआ था, और हज़रत इमाम हुसैन को यजीद ने और उसके लश्कर ने कत्ल किया था उनके 72 साथियों के साथ, तब उन्हीं ने इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, यानी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं रह सकता, तुम्हारी हुकूमत को मुझसे ख़तरा है, तो मुझे हिंदुस्तान जाने दो। तो उस वक्त के लोग लिखते हैं तारीख़ में कि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की तमन्ना इसलिए की थी क्योंकि हिंदुस्तान अमन का गहवारा था, यूनिटी और इत्तेहाद का प्लेटफार्म था, और जहाँ किसी को अमन नहीं मिलता था, पनाह नहीं मिलती थी, उसे हिंदुस्तान में पनाह मिलती थी। तो हमारा मुल्क हमेशा से दूसरों को पनाह देता रहा है, और मोहब्बतों की तालीम यहाँ से आम होती रही है। वही मोहब्बतें थी और वही तहज़ीब और वही कल्चर था जिसने मुझे राइटर बनाया और मैं इस तरफ आया। सर, जैसे कि अब अगर हम, जब आप शायर बने या आप लेखक बने सर, मैं उस दौर में आपको लेके चलूँगी। उस दौर में क्या इस दौर की से कुछ तुलना करी जाए तो क्या युवाओं के अंदर अभी वही जोश था शायर को लेकर, शायरी को लेकर, कहीं अब लुप्त होते रहा है? देखिए, पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि शायरी और फिक्शन, अफसाने मैंने सब लिखा बचपन में अपने, और यूनिवर्सिटी की जो मेरी लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ, वहाँ तक लिखा। लेकिन अब जो मेरी पहचान है वो ना शायरी से है ना फिक्शन से, वो एक आलोचक, मैं आलोचक हूँ और आलोचना करता हूँ। तो एक नक्काद की हैसियत से जिसको कहते हैं, तो वो तनकीद का मेरा काम है मैन, और मेरी किताबें जितनी भी हैं वो सब उर्दू तनकीद के हवाले से ही हैं। उसमें तनकीद मैंने फ़िक्शन की भी की है, शायरी की भी की है, दोनों चीज़ों पे लिखा है। तो अब जो सूरत हाल आपने जो सवाल किया कि नौजवानों में शायरी को लेके किस तरह की भावनाएँ हैं, उनके जज्बात किस तरह के हैं और उनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जितनी भी उर्दू की किस्में हैं, चाहे नोवेल हो, चाहे अफसाना हो, चाहे शायरी हो, उसमें सबसे दिलचस्प चीज़ आज भी नौजवानों को जो अपनी तरफ खींचती है और अट्रैक्शन बना हुआ है जिस चीज़ में, वो शायरी ही है। शायरी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे वो लोग भी जिन्हें उर्दू नहीं आती वो उर्दू की तरफ खिंच के आते हैं। और शायरी में ख़ास तौर से गज़ल, उर्दू गज़ल एक ऐसी हमारे पास बेशकीमती शय है कि जिसने हमेशा हर दौर के लोगों को अपना असीर बना के रखा है, अपना कैदी बना के रखा है। मीर तकी मीर ने कहा था कि हम हुए तुम हुए के मीर हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। तो इसकी जुल्फ़ों के सब असीर होते रहे हैं,
ये ऐसी खूबसूरत ज़बान है और उसमें गज़ल ख़ासकर हर ज़माने में बहुत मकबूल रही है। सर मैं यही कह रही, युवा आज जहाँ बोलते इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं, अब तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी में आइए, लेकिन एक समय था जब सब कुछ उर्दू में होता है सर, चाहे कानूनी कार्रवाई हो, कानून से लेके कहीं लिखा जाए। आज भी अगर आप किसी मीनारों पे या जितना भी ऐतिहासिक इमारतें हैं सब उर्दू में लिखा होता है। कहीं ना कहीं सर वो जो लुप्त हो रही उर्दू, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से उसको युवा और देखें और सामने आए? आप तो सब कुछ उर्दू में लिए, लोग बहुत अच्छी खूबसूरत है, बहुत ऐसे शब्द आते हैं जो साथ लोग मैं सीख लूँ इसको उर्दू का, लेकिन ये उर्दू के शब्द सीखना चाहते हैं, उर्दू नहीं सीखना चाहते। बहुत अच्छी बात एकता जी आपने कही है, और ये भी हकीकत है कि उर्दू ही में पहले सारे कानूनी जितने भी ज़ाब्ते थे सब उर्दू में हैं। आप कोर्ट कचहरी की ज़बान भी उर्दू थी, अदालती जितने काम होते थे उर्दू में होते थे। आप तहसील में चले जाइए, आज भी सारे पेपर सब उर्दू ही में मिलेंगे आपको। तो उर्दू हमेशा से इस्तेमाल में रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है। अरबी फ़ारसी तो वो ज़बानें हैं जो दूसरे मुल्कों से आई हैं, जैसे अरबी जो है आप सऊदी अरब से हमारे यहाँ आई, और जो ये है आपके फ़ारसी ये ईरान से आई है। लेकिन उर्दू यहीं की मिट्टी में, यहीं के ख़मीर में पैदा हुई है और यहीं परवान चढ़ी है, और इसको अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ उर्दू को वजूद में आए हुए। इसकी हिस्ट्री सिर्फ 400 साल की है। 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, आलम फितरत में एक हंगामा हरसू हो गया। चांदनी, शबनम, शफक, निखत, तजल्ली कहकशां जब हुए यकजा तो इनका नाम उर्दू हो गया। तो ये है उर्दू, 400 साल पुरानी ज़बान हमारी, जो हिंदुस्तान ही में तैयार हुई, जिसका ख़मीर यहीं तैयार हुआ, और ये हिंदुस्तानी ज़बान है। इसको नुकसान पहुंचा है इस बात से कि जब मुल्क तकसीम हुआ, पाकिस्तान ने उसको सरकारी ज़बान बना लिया, तो सरकारी ज़बान बनाने की वजह से हिंदुस्तान वालों ने इसको छोड़ दिया और कहा कि साहब वो तो पाकिस्तान की ज़बान है। पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ इस ज़बान का? पाकिस्तान में बहुत सारी ज़बानें हैं, पंजाबी है, सराइकी है, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान की ज़बान थी। ये बहुत बड़ी बात है सर ने बोली कि इससे ये पता चला है कि उर्दू क्यों छूटी। उर्दू इसलिए छूटी क्योंकि उस को पाकिस्तान ने अपनी सरकारी, यानी जब उनकी सरकारी तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते, इसलिए थोड़ा जी बिल्कुल, इसकी वजह से वो हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और उर्दू को वो जबकि नज़रअंदाज किया गया, जबकि हिंदी और उर्दू दोनों बहनों की तरह से हैं। और कहते हैं कि खाने, और अभी हम अगर मैंने जितने बोले मुझे लगता है कि मैंने उतनी अच्छी उर्दू नहीं, लेकिन जितने शब्द मैं बोल रही हूँ मुझे लगता है आधी तो हिंदी और आधी उर्दू। देखिए मेरा नाम मिर्ज़ा शफीक है, आप एकता हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो आप ज़बान बोल रही हैं वो उर्दू है और जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी है। ये कमाल है, कमाल की बात है। हिंदी। सर अब मैं आपको लेके चलूंगी, आपकी एक नई किताब आई हुई है, और इस युवा लेखक की किताब ने जो आगे धमाल मचाया है, और वो धमाल इसलिए कि लोगों के जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जिन्होंने नहीं पढ़ी है। मैं एक बार सर का रुख करना चाहूँगी उनकी किताब के ऊपर कि उसमें ऐसा क्या है कि लोग उस पर बात कर रहे हैं, और इस समय लोगों की चर्चा में है वो किताब। जो लोग पढ़ते हैं उनको लिए अच्छा है, और जिनको नहीं मिली है और जो जानना चाहते हैं सर क्या है उसमें। देखिए ये किताब अभी मेरी जो आई है लेटेस्ट, सैरफ़ी अदब इसका नाम है, और इसका विमोचन गवर्नर हाउस में भी 20 मार्च को हुआ है, और उसमें तमाम जितने भी उर्दू के बड़े साहित्यकार हैं और हिंदी वाले भी सभी उस मौके पे मौजूद थे। इस किताब में इसका नाम है सैरफ़ी अदब। पहले तो इसका नाम ही मैं बता दूं, इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। सैरफ़ी कहते हैं कसौटी को, तो सैरफ़ी अदब हाँ नहीं, कसौटी तराजू जिसको कहते हैं ना, हाँ तोलने वाली चीज़ है ना, परखने वाली चीज़। तो सैरफ़ी अदब यानी अदब को परखने की कसौटी। तो ये जो किताब है इसका नाम सैरफ़ी अदब इसलिए रखा मैंने कि इसमें अदब की मुख्तलिफ़ चीज़ों पे गुफ्तगुएँ की गई हैं, जो असनाफ़ हैं उर्दू अदब की, और जो उर्दू शायरी की बहुत सी किस्में हैं वो, और जो उर्दू शायरी का कल्चर रहा है, सकाफ़त रही है, हमारी तहज़ीब रही है, उस सब पे तफसील से हमने इस पर डिस्कस भी किया है। और नए लिखने वाले और पुराने लिखने वालों में जो फ़र्क है और जो तहज़ीबी अक़दार में तब्दीली आई है, पहले जो हमारी तहज़ीब थी, जो संस्कृति थी उसमें, और अब जो मॉडर्न हमारी तहज़ीब है उसमें क्या फ़र्क है, उन सब पे बुनियादी जो फ़र्क। वैसे क्या फ़र्क है?
जी हाँ, कम लफ्ज़ों में अगर जैसे हम बात करेंगे तो इसमें यह फ़र्क है सबसे बड़ा, जैसे शायरी के हवाले से, क्योंकि ये किताब उर्दू शायरी की तनकीद पर है, तो इसमें यह जैसे इश्किया तहज़ीब जो हमारी थी पहले की और जो इश्किया तहज़ीब अब की है, उसमें भी जैसे फ़र्क ये आया कि पहले क्या होता था, पहले हमें महबूब से मिलना है तो उसकी प्लानिंग मंसूबा महीनों से करते थे कि कहाँ मिलना है महबूब से। ऐसा नहीं था कि आप महबूब के घर जाके मिल लेंगी और वो आपके घर आ जाएगा, ये तो अब बहुत ईजी हो गया है। उस ज़माने में तो बड़े मुश्किल काम थे, महबूब का दर्शन ज़ियारत करना, उसका दीदार करना बहुत टफ था। तो उसमें क्या होता था कि हम इंतज़ार करते थे जुमेरात जैसे आएगी तो दरगाह जाएगी महबूबा, या मज़ार पे जाएगी, या फिर मंगल को मंदिर जाएगी वो, तो हम मंदिर में जाके एक झलक देख लेंगे, मज़ार पे जाके देख लेंगे, दरगाह में जाके देख लेंगे। इस तरह से एक मुलाकातों का सिलसिला होता था। या कोई फंक्शन होगा फैमिली में, कोई तकरीब होगी, कभी किसी की शादी है, कोई प्रोग्राम है, उसमें कहीं नज़र आ जाएगी महबूबा, तो उतने ही बस निहाल हो जाया करते थे कि देख लिया हमने। लेकिन अब क्या है, अब वो चीज़ें बदल गई हैं। पहले क्या होता था, चिलमनें पड़ी होती दरवाज़ों पे कि चिलमन के पीछे से देख लें एक झलक, महबूब को उन्हीं ने देख लिया चिलमन के पीछे से। अब वो चिलमनें ख़त्म हो गई, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब तो क्या है, मोबाइल आपके पास है, व्हाट्सएप आपके पास है, फेसबुक आपके पास है, सोशल मीडिया के बहुत सारे ज़रिए ऐसे हैं, ईमेल है कि आप इधर उंगली दबाइए, क्लिक कीजिए और उधर आपका मैसेज, आपका पैगाम आपके महबूब तक पहुंच जाता है। जिसे पहुंचाने के लिए बरसों हम सोचते थे कैसे पहुंचेगा। कोई बच्चा तैयार करते थे फैमिली का छोटा, वो लेके जाएगा ख़त, उसके बाद वो जवाब लाएगा। या कबूतर का सहारा उर्दू शायरी में बहुत दिया जाता था पहले, महबूब का ख़त अगर कबूतर के पर पे रख के भेजा जाता था, एक अजीब तहजीब थी। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि उर्दू शायरी और प्यार मोहब्बत का असर इसलिए क्योंकि जो फीलिंग्स, जो प्यार एक दूसरे में होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि अगर मैं एक लड़का लड़की की बात करूं तो जो प्यार और फीलिंग्स है उनके अंदर, वो कहीं ना उर्दू शायरी किसमें और बढ़ा देती है। अगर महिला की खूबसूरती की बात करें या किसी पुरुष के प्यार का वर्णन किया जाए तो एक शायरी एक माध्यम हो जाती है कि हम अपने शब्द ना कहकर उस शब्द को इतने प्यार से कह दें कि वो शायरी का रूप लेती है, और प्लस जो प्यार आप 10% करते हो वो 100% हो जाता है। सर बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू शायरी बड़ा अहम किरदार अदा करती है इस चीज़ में कि अगर आपको शेर याद हैं तो लड़की उससे जल्दी प्रभावित होती है, मुतासिर होती है। और ये बातें तो हमारे देश के बहुत सारे अहम तरीन लोगों ने, जिनका ताल्लुक़ उर्दू से नहीं है मगर दानिश्वर हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपनी तकारीर में भी कहा है, स्पीच में भी कहा है और अपनी बुक्स में भी लिखा है कि उर्दू शायरी और उर्दू शब्दों के ज़रिए से लड़कियाँ बहुत मुतासिर होती हैं। और सर वो सिर्फ जिसे देखा भी नहीं है बहुत। सर अब तो आपसे, जैसे आप युवा हो तो आपसे तो मुलाकात हो, आपका इंटरव्यू हो, लेकिन एक समय ये था कि जो शायर थे या लेखक थे उनसे मिल भी नहीं, लेकिन उनसे इतना प्यार हो जाता था कि लोग शायद उनके नाम से उनको खत भेजना शुरू कर दे, जहाँ से पब्लिश हो रही है वहाँ बिल्कुल वो बिल्कुल ये तरीका था कि लोग पहले ऐसे ही करते थे कि जैसे किसी की गज़ल छपी किसी मैगज़ीन में, तो अब वो मैगज़ीन के एडिटर से कांटेक्ट किया गया, उससे उसका नंबर मांगा गया शायर का कि या एड्रेस कि कौन है क्या है, और फिर उसके बाद ख़तों की दावत शुरू होती थी। ये सारी चीज़ें तो हमारी उर्दू शायरी में रही हैं। बल्कि आपने योगा के हवाले से भी, अब जो नए इस वक्त वो आ रहे हैं रुख सेहत के हवाले से भी आप देखेंगे, उर्दू शायरी का कमाल ये है कि जो इश्क की बातें करता है, जो महबूब की बातें करता है, जो हबीब की बातें करता है, वही सेहत के हवाले से भी योगा और ये जो तमाम चीज़ों से आपको फ़ायदे पहुँचते हैं ना, वो अगर आप शायरी पढ़ें ना तो शायरी से आपके बदन में जो तब्दीलियाँ आती हैं और जो आपकी रूह को सुकून मिलता है, तो उसमें भी एक अहम किरदार अदा करती है शायरी। रूह और सुकून की बात कर रहे हैं सर, तो जैसे हमने अब किताब की बात की जो इस समय चर्चा पे है, लेकिन इसके बाद आप अपने श्रोताओं को, दर्शकों को क्या देने वाले, किस पर आपकी नज़र है और क्या लिखने वाली है इस बार आपकी कलम? अभी देखिए मेरी किताब अभी सैरफ़ी अदब है जो अभी लेटेस्ट आई है। इसके बाद जो भी मेरा काम चल रहा है, रोशन चेहरे रोशन लोग, अब किताब मेरी आ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी, वो तैयार है। उसके अलावा भी 1-2 किताबें और हैं जो पाइपलाइन में हैं, तैयार सी हैं तकरीबन, लेकिन अभी फ़िलहाल रोशन चेहरे रोशन लोग आ रही है। उसमें क्या है, उसमें मैंने खाके लिखे हैं जितने भी हमारे बड़े बड़े शायर हैं और बड़े फिक्शन राइटर हैं या समाज में जो साहिब हैसियत लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, मुतासिर किया, मैंने उन पर आर्टिकल लिखे हैं, उनके खाके लिखे हैं। जैसे इस वक्त एक आर्टिकल का मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके हवाले से, क्योंकि आपने ये बात कही कि लोग एड्रेस ढूंढते हुए पहुँचते थे और फ़ोन नंबर लेके एडिटर से रब्ता करते थे और पहुँचते थे जो चीज़ पसंद आ जाती थी। तो ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिस शख्स ने मुझे ढूंढा वो थे जो मुझे ढूंढने वाले थे, आपने उनका नाम यकीनन सुना होगा, मुज़फ़्फ़र अली, जिन्होंने उमराव जनादा बनाई है।
तो उन्हीं ने मुझे ढूंढा और मुझ तक आए वो ढूंढते हुए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। इतनी बड़ी शख्सियत मुज़फ़्फ़र अली साहब की है कि पूरी दुनिया में उनका नाम है। वो उन्हीं ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन वो अच्छे कलमकार भी, अच्छे राइटर भी हैं, आपको बताऊं मैं, और बहुत अच्छी फैमिली से हैं वो। तो उनके हवाले से ये था कि मैंने एक आर्टिकल लिखा शहरयार पर, दिल चीज़ क्या आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, जो सॉन्ग्स उन्हीं ने लिखे हैं शहरयार ने, उमराव जान अदा के। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल पर, जैसे आज यूनिवर्सिटी में शहरयार साहब भी थे, तो उन्हीं ने इंटरव्यू दिया शहरयार साहब के ख़िलाफ़, और वो इंटरव्यू छपा दैनिक जागरण में, और उनको बहुत बुरा भला कहा। तो आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन अखबार में उनके ख़िलाफ़ आ रहा है। तो जो शहरयार के पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं, उनके बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के वो, तो उनके चाहने वालों को बड़ी तकलीफ़ पहुंची कि मतलब ये कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं होने पाई अभी, और उनके ख़िलाफ़ उनकी बीवी ने इस तरह का बयान दिया है। वो डिवोर्स हो चुका था, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था 20 साल पहले, लेकिन उसके बाद वो जब तक ज़िंदा रहे तब तो कुछ बोली नहीं, मरने के बाद उन्होंने इतना ख़तरनाक इंटरव्यू दिया। वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, और मुझे यूँ तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरा रिश्ता शहरयार साहब के साथ बहुत अच्छा था। अदबी एतबार से भी मैं उनकी शायरी का बहुत कदरदान हूँ, और इस हवाले से भी ज़ाती तौर पर भी मेरे उनसे ताल्लुक़ात थे। मेरी किताब का विमोचन लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2008 में, जो मेरी पहली किताब है इरफान सिद्दीकी शख्स और शायर, शहरयार साहब ने किया था। तो उनसे एक मेरा रिश्ता बना हुआ था। जो मैंने वो पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, तो मैंने इनको फ़ोन किया दैनिक जागरण के एडिटर को, और मैंने कहा सर आपने इस तरह से इंटरव्यू छापा है शहरयार साहब की वाइफ का, और इससे बड़ी तकलीफ़ पहुंची उर्दू वालों को, लिहाजा मैंने इसका जवाब लिखने का इरादा किया। मैं आज जवाब लिख रहा हूँ, कल आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको छाप दीजिएगा। तो बोले कि नहीं आपका हम नहीं छापेंगे जवाब दैनिक जागरण में। तो मैंने कहा क्यों नहीं छापेंगे? कहने लगे देखिए डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक, हम आपसे वाकिफ़ हैं पर्सनली, और आपके आर्टिकल हम अपने यहाँ छापते रहते हैं दैनिक जागरण में, लेकिन शहरयार साहब का ये फैमिली मैटर है, उनकी वाइफ ने लिखा है, तो जवाब उनका बेटा दे, बेटी दे, कोई फैमिली का मेम्बर देगा तो हम छापेंगे, आपका नहीं छापेंगे क्योंकि आप फैमिली मेम्बर नहीं हैं। तो मैंने कहा फैमिली मेम्बर नहीं हूँ मैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हीं ने एक शायर पर हमला किया है, और हम जाहिर सी बात है उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो ये हमारा हक़ है कि हम उनका डिफेंस करें। गलत बातें उन्हीं ने कही हैं तो हम उसका जवाब दें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सॉरी, आप कल ही आप कोई आर्टिकल दे दीजिए किसी भी टॉपिक पे, हम कल ही आपका छापेंगे, मगर शहरयार साहब पे नहीं छापेंगे, इसका जवाब आपका नहीं छापेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप मत छापिए, मगर मैं लिखूंगा, और दुनिया भर के और बहुत सारे अखबार आते हैं, मैं वहाँ छपवाऊँगा। तो फिर मैंने लिखा उसी रात वो जवाब, और उसका उन्वान था हुए हम जो मर के रुसवा, क्योंकि मरने के बाद उन पर, हाँ मैंने लिखा जी शहरयार साहब की तरफ से जवाब। और वो जब छपा अगले दिन सारे अखबारों में, उर्दू के अखबारों में छपा, हिंदी के भी और अखबारों ने छापा, सब ने, जागरण के अलावा, तो वो बड़ा पसंद किया गया लोगों ने, कहा भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है। तो शहरयार साहब के क्योंकि दोस्त हैं मुज़फ़्फ़र अली, तो मुज़फ़्फ़र अली साहब ने भी वो आर्टिकल पढ़ा, बॉम्बे में भी छपा वो, दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद, चेन्नई, सभी जगह छपा वो आल एडिशन। तो उन्हीं ने उसको पढ़ के सहाफ़त अखबार के एडिटर को फ़ोन किया और कहा कि मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ कौन है, हमें इनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जिसने ये आर्टिकल लिखा है। तो उन्हीं ने वहाँ से बॉम्बे दफ्तर से मेरा नंबर लिया, फिर मुझे फ़ोन किया और कहा कि साहब आपका मज़मून शहरयार पर पढ़ा और बहुत अच्छा लगा, मैं लखनऊ आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि इतने बड़ी शख्सियत मुज़फ़्फ़र अली साहब की, और वो ख़ुद मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। और ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरे आर्टिकल की वजह से, मेरा मज़मून पढ़ के मुझसे मिलना चाहते थे, और फिर वो लखनऊ आए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं फिर उनसे उनके घर पे मिलने गया, और वहाँ भी खूबसूरत वाक़या पेश आया। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने एक और साहब को भी मेरे अलावा वक्त दे रखा था उस वक्त, वो कोई नवाब फैमिली से लखनऊ के थे, उनकी बेगम और नवाब साहब वो मिलने आए उनसे। तो उन्होंने कहा मुज़फ़्फ़र अली साहब से कि सर मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ। तो मुज़फ़्फ़र अली साहब ने कहा क्या लाएँ? तो उन्होंने अपनी जेब से अखबार निकाला एक, और कहा कि आप क्योंकि शहरयार के दोस्त हैं और शहरयार के ख़िलाफ़ उनकी बीवी ने कितना ख़तरनाक इंटरव्यू दिया था, कितनी गलत बातें कही थी, आपको भी तकलीफ़ हुई होगी, हमें भी तकलीफ़ हुई है। और एक कोई मिर्ज़ा शफ़ीक है यहाँ पर लखनऊ में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उनका छपा था यहाँ पे, तो मैंने वो रखा था उठा के जब आप लखनऊ आएंगे तो आपको दूंगा, आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो शहरयार साहब के ताल्लुक़ से वो जो आर्टिकल था मेरा, वो उन्होंने मुज़फ़्फ़र अली साहब को दिया। मुज़फ़्फ़र अली साहब ने लिया और मुस्कुराए, और उनसे नवाब साहब से कहा आप पहचानते मिर्ज़ा शफ़ीक साहब कौन है? तो बोले कि नहीं। बोले यही मिर्ज़ा शफ़ीक हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि यही मिर्ज़ा शफ़ीक हैं, तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने उठ के मुझे अपने गले से लगाया। उन बेगम साहिबा ने भी उनकी दुआएं दी, और नवाब साहब ने भी कहा बहुत अच्छा बेटा आपने लिखा है, ये काम था आपका जो बोला जी। तो ऐसे बड़ी खुशी होती है इस तरह से जब उसको लोग कहाँ से कहाँ। लेकिन सर इसमें मैं ये
ये कहूँगी कि आपका ही था योगदान था कि किसी ने किसी के खिलाफ बोला, लेकिन आजकल कोई बोलता नहीं, लेकिन आप गए और आपके काम ने ही किसी से आपकी मुलाकात इस तरह करा दी कि जो लोग चाहते थे सर वो आपसे मिल सके। लेकिन जो युवा चाह रहे हैं इस समय कि जो लुप्त होती जो आपकी परंपरा है, उर्दू की हो, चाहे लेखनी हो, चाहे सर शेरो शायरी हो, गज़लें हो, कुछ भी हो सर, तो जो युवा देख रहे हैं आप क्या उनसे कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से कि किस तरह संस्कृति को पकड़ के रखें, मजबूत करें और आगे तक ले जाएं? देखिए, हंगामा टाइम्स के हवाले से मैं अपने तमाम देखने वालों को, नाजरीन को यही कहना चाहूँगा और यही पैगाम देना चाहता हूँ कि शायरी ही नहीं, फिक्शन भी, जो हमारा अदब है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे अदर लैंग्वेजेस हों, जो भी हो, अदब जहाँ भी लिखा जा रहा है उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अदब को पढ़ने से जहन में एक ताजगी का एहसास होता है और हमें चीज़ों को समझने का शऊर पैदा होता है। दुनिया किस तरफ जा रही है, समाज में क्या मसाइल, क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, वो सारी चीज़ें हमें अदब के ज़रिए से जानने को मिलती हैं। तो और सच्चा अदब और बड़ा अदब जो होता है वो हमें सही मानी में इंसान बनाता है। तो मैं अपने नौजवानों को, जो हमारी कदरें हैं, हमारी तहज़ीब है, जो हमारी संस्कृति है, उससे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि अदब से रिश्ता हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने इस वक्त, टीवी ने और दूसरी चीज़ों ने हमें अदब से दूर कर दिया है। किताबें पढ़ने का शौक़ लोगों में कम होता जा रहा है। लेकिन किताबें पढ़ने का शौक़ कम हो रहा है, मगर किताबों की अहमियत कभी भी कम नहीं हुई है। वो आज भी वैसे ही है और 1000 साल बाद भी वैसे रहेगी, 1000 साल पहले भी वैसे ही थी। तो मैं यही कहूँगा, किताबों से अपना रिश्ता मजबूत रखें, क्योंकि जिनके रिश्ते किताबों से मजबूत रहते हैं उनके रिश्ते तहज़ीब से मजबूत रहते हैं, और जिनके रिश्ते तहज़ीब से मजबूत रहते हैं उनके अंदर इंसानियत की आला अक़दार पाई जाती हैं। वो इंसानियत से करीब होते हैं और इंसानी जज्बों को समझते हैं। सर, आपकी कलम से हम चाहते, आपकी कलम से निकला हुआ कुछ भी, कुछ लाइनें हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए भी, और ये हमारा भी सौभाग्य रहेगा कि हम उसको सुन सके। हम दर्शकों से भी चाहेंगे कि वो भी आपकी कलम से निकले हुए कुछ लाइनें, चंद लाइनें सुन सके जो आपके दिल के करीब है। देखिए, मैंने जो इसमें लिखा है सैरफ़ी अदब में, उर्दू गज़ल के असालीब हैं और उर्दू गज़ल के अफ़कार हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो गुफ्तगूएँ मैंने की हैं, उसमें एक ख़ास इसमें जो सब्जेक्ट है वो है करबला। एक चैप्टर है अलग से, इसमें 4 चैप्टर हैं। अब इतना वक्त नहीं कि हम लोग चारों चैप्टर पे गुफ्तगू कर सकें, लेकिन एक चैप्टर पे जो ख़ास गुफ्तगू की है वो ज़रूर मैं इस वक्त अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि करबला में जो वाक़या हुआ, जो सानिया हुआ, वो पूरी दुनिया को उसने मुतासिर किया है। और वहाँ ज़ालिम एक हाकिम ने एक मज़लूम पर जुल्म ढाया, और वो मज़लूम शख्सियत थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। उनके छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म किया, उनके घर की औरतों पर जुल्म किया और उनके ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। उस तहज़ीब से मुतासिर होकर जो पूरी दुनिया में शायरी की गई है, उस शायरी को यूँ तो मरसिया कहा जाता है, जो करबला के ताल्लुक़ से शायरी होती है। मगर इस शायरी से हट के, करबला की शायरी मरसिया से हट कर भी जो शायरी की दूसरी किस्में हैं, उन सब में भी करबला के असरात पाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ उर्दू गज़ल है इस वक्त सबसे मकबूल गज़ल है, उस गज़ल के अंदर भी करबला की अलामतों पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और उनको शायरी में पेश किया जा रहा है। इस हवाले से 2 बड़े नाम हैं, एक इफ्तिखार आरिफ का नाम है, एक इरफान सिद्दीकी का है। इफ्तिखार आरिफ का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। तो करबला के हवाले से जो शायरी है उसमें भी यही पैगाम दिया गया है। वही पैगाम मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से अपने नौजवानों को देना चाहता हूँ कि हम अपने तहज़ीबी असासे को अपने कलेजे से लगा के रखें, और कोई भी मज़हब हो कभी भी किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ हमें वो नफ़रत के लिए आमादा नहीं करता है। हर मज़हब में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जितने भी धर्म हैं, सब ने मोहब्बत की बातें की हैं, और नफ़रतों की बातें तो वो लोग करते हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, जो नाकाम लोग हैं, जिन्हें दीन में कामयाबी नहीं मिली है, जिन्हें धर्म में कामयाबी नहीं मिली है, और वो नाकाम लोग हैं, वो नफ़रतें फैलाया करते हैं। तो कामयाब लोगों की पहचान ये है कि वो मोहब्बतें फैलाया करते हैं, मोहब्बतों के सफ़ीर बन जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों से कि हिंदुस्तान हमारा मोहब्बतों का और मोहब्बतों के साथ साथ मुरव्वतों का ये देश रहा है। तो यहाँ की जो परंपराएं हैं मोहब्बतों की, मुरव्वतों की, उसी को आम करें और पूरी दुनिया को बताएं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी, जो तहज़ीब थी, आज भी वो ऐसे ही है। आज भी उसके परिस्तार हिंदुस्तान में मौजूद हैं और हम आज भी अमन और मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया को दे रहे हैं।
तो ये थे युवा लेखक मिर्ज़ा शफीक, उनसे किया हमने, और साथ में ये भी जाना है उनकी जर्नी कैसी रही लेखनी को लेकर, या कहूँ उर्दू को लेकर उनका जो नज़रिया था, आज उसी नज़रिए की बदौलत आज वो यहाँ बैठे कई युवाओं के कितना प्रेरणादायक है ये, कितने लोगों को प्रेरणा दी है उन्होंने कि किस तरह से वो अपने फोकस को, अपने कैरियर को किस तरह से वो जहाँ चाहते वहाँ लगा सकते हैं, जो चाहते हैं। उनका जुनून था किताबें, तो आज वो किताबों में ही हैं, और उनका एक सपना था कि जो कहीं ना कहीं उस पूरा करने पे दौर पे हैं कि वो अपनी लेखनी से अपनी खोती हुई जो परंपरा है, इतिहास है जो उर्दू का है, शेर व शायरी का है, लुप्त होती जो परंपरा, उसे कहीं ना कहीं सामने युवाओं के रखना है। जो एक हमने बात इस शुरुआत में की थी कि हम इतिहास में क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं ये जानती हूँ कि एक युवा लेखक जो छोड़ के जाएगा वो नहीं रहेगा, तब भी उसकी यादों की एक जो किताबों का खड़ी हुई हैं, जो उनकी मेहनत के लिए वो याद में लोग उसको जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो पूरे जीवन की जो जर्नी है, जो इतिहास है, उसे जान सकेंगे, और उनको जानेंगे तो कहीं ना कहीं इस उर्दू शेर व शायरी को, उर्दू को और हमारे इतिहास को जान सकेंगे। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ, ऐसे ही लोगों से आपसे मिलाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने लिए उन्होंने ऐसा किया है कि प्रेरणादायक और आपके लिए प्रेरणा बनते। तो आज हमारे लिए जो प्रेरणा थे, आज हम आपके सामने लेके आए। ऐसे ही लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।